हेडमास्टर के हक पर कुठाराघात होगा। बहुत सर, अब वर्तमान में हमारा रेशो 67-33 है, उसमें कैडर फ्रीज है, यानी ऊपर के जो लगभग 12,000 प्रिंसिपल के पद है उनमें से 4,000 पे हेडमास्टर से बड़े हुए प्रिंसिपल कार्यरत है। और यदि ये अनुपात बदल जाता है तो हेडमास्टर के पद 22 हो जाएंगे, यानी लगभग 1800 हेडमास्टर से बड़े प्रिंसिपल ऊपर सरप्लस हो जाएंगे। नीचे से तब तक एक भी पदोन्नति नहीं होगी जब तक वो 1800 प्रधानाचार्य या तो पदोन्नत ना हो जाए या रिटायर नहीं हो जाए। इससे जो वर्तमान में दिसंबर 2019 में जो प्रधानाध्यापक नव चयनित होकर आरपीएससी से आए हैं उनमें से 852 लोग व्याख्याता से इसमें आए हैं, उनकी एनओसी विभाग ने दी है। और एनओसी देने का एक नियम है सर, भी एनओसी सिर्फ उच्च पद पे जाने के लिए दी जाती है। अब 2013 का एक व्याख्याता हेडमास्टर बना है और यहां आते ही उसका अनुपात बदल के उसको 10 या 12 साल तक पदोन्नति से वंचित करना कहां का न्याय है? ये यदि सरकार को अनुपात परिवर्तन करना था तो इस भर्ती से पहले करते, ताकि उन लोगों को ये तो नहीं होता भी हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। इससे विभाग में बेमतलब की कलह की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है राजेंद्र आर्य जी, माफी के साथ आ रहा हूं कि थोड़ा लेट हो गया आपके पास आने में, लेकिन ये कब तक चलेगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? स्वप्निल जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षा विभाग के अंदर प्रधानाध्यापक और व्याख्याता दोनों पद बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जहां तक अभी दोनों पक्षों को सुना, शिक्षाविद जी को भी सुना और रेसला के अध्यक्ष जी को भी सुना और रेसा के अध्यक्ष को भी सुना, इन दोनों की बातें सरकार के स्तर पर चर्चा हो रही है और बहुत जल्द आपको इसमें समाधान मिलेगा। चूंकि अभी विधानसभा चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय सब बिजी हैं, तो इस दौरान पूरी बातें इनके पक्ष को, और हम इनसे गुजारिश करना चाहते हैं राजेंद्र जी, क्योंकि कोरोना अलग अलग दिन अलग अलग बाइट्स आई। रेसला के बैनर तले जो व्याख्याता धरना दे रहे हैं उनमें से किसी ने ये बताया कि सरकार से अनुपात को बढ़ाए जाने की मांग की थी, उच्च स्तर पर लेटर्स भी लिखे गए, पत्राचार हुआ, यह भी तय हुआ कि 80-20 कर लिया जाएगा, लेकिन कैबिनेट की बैठक में उसे डेफर कर दिया गया। तो एक तरह से तो अगर ये फैक्ट है तो फिर ये तो एक तरह से उकसाना हुआ किसी को, या आ बैल मुझे मार वाली स्थिति पैदा करना हुआ। स्वप्निल जी, आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। जो बात कह रहे हैं उस बात को हम जहां तक समझ रहे हैं कि सरकार के संज्ञान में ये मुद्दा है, और चूंकि शिक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो अभी जो स्कूलों के अंदर अब आने वाले समय में एग्जाम्स होंगे, कोरोना काल में बच्चों की बहुत पढ़ाई का हर्जाना हो चुका है, तो अब उसको देखते हुए हमारी इनसे गुजारिश है, रेसा से और रेसला दोनों संघों से, कि भाई वो स्कूल शिक्षा के हित में इस बात को स्कूलों का ध्यान रखें और बच्चों के पढ़ाई का नुकसान नहीं हो। और सरकार इनकी दोनों की जो मांगे हैं उस मांगों पर पूरा गंभीरता पूर्वक विचार करेगी, और जिसके अंदर जो भी समाधान होगा और वो सबके पक्ष में सबको साथ लेकर सबसे बातचीत करके ही लिया जाएगा। ठीक है, देखिए मेरी सरकारों से एक शिकायत हमेशा रही है, वो ये रही है कि जब भी किसी तरह का आंदोलन सड़कों पर दिखाई देने लगता है और धरना होता है, उस वक्त उसमें जो तेजी है वो उसकी चिंगारी देखते ही क्यों नहीं दिखाई जाती, फिर शायद ये धरने ही नहीं होते और बच्चों की शिक्षा पर भी प्रभाव नहीं पड़ रहा होता। मोहन सियाग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लगातार हाथ उठाए हुए हैं। हाँ सियाग जी बोलें। क्या मैं ये कहना चाहता हूं कि रेसा के मेरे मित्र कृष्ण जी गोदारा ने जो कुछ आपको कहा उसके जवाब में मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड फर्स्ट से संख्या बल के आधार पर ये पदोन्नत होना चाहते हैं, जबकि उसका सही जवाब ये है कि 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने राजस्थान में नहीं पूरे भारत में 10+2 की व्यवस्था वाली शिक्षा नीति लेके आए थे। उस दौरान 11वीं और 12वीं को पढ़ाने के लिए एक नए पद का सृजन हुआ था और जिसका नाम रखा था व्याख्याता। ठीक है। और उस व्याख्याता पद को हेडमास्टर के समकक्ष किया था, बराबर वेतन किया था और पदोन्नति प्रधानाचार्य पद पर करने की बात कही थी। दूसरा इनका जो उन्होंने बात की उसको मैं इस तर्क से काटूंगा कि ये कह रहे हैं कि 2013
अभी जो 2017 में लगे उनका क्या गलती थी? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो संख्यात्मक अनुपात की पत्रावली है वो 2013 से चल रही है। 2013 से इस बात पे कोशिश की जा रही है कि पदोन्नति में प्रोपोर्शनेट हुआ जाए। ठीक है, तत्कालीन ठीक है। अब आपने जो कहा उस पर मैं कृष्णलाल जी से जवाब लूंगा, आपने जो कहा उस पर जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले इस मैटर को मैं थोड़ा सा और समझना चाहता हूं, और इसलिए एक बार फिर रामेश्वर प्रसाद शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अलग अलग समय पर अलग अलग कमेटियां रही हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद हरिशंकर भाभड़ा जी की कमेटी, सुभाष गर्ग जी की भी कमेटी वो इस तरह के मैटर को देख चुकी है, और भी कमेटियां रही हैं। इंटरेस्टिंगली जी हाँ, ये कहा जाता है कि हेडमास्टर इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिंसिपल इंस्टेड ऑफ अ लेक्चरर। ये शायद उन कमेटियों का निष्कर्ष था। वही कुछ और कमिटीज इस पर प्रकाश डालती है कि हेडमास्टर्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रिंसिपल्स की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो काफी हद तक सिमिलर होती है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं, जबकि लेक्चरर एक एकेडमिक पोस्ट है। तो इस पर किसी भी तरह के फैसले से पहले फिर एक कमेटी का निर्माण अगर कर दिया जाता है तो वो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। कुछ स्पष्ट सोल्यूशन चाहिए जो कि स्थायी हो। जी हाँ, नहीं, बात आपने जो तर्क दिए हैं, बात रखी है, और ये कमेटीज में भी इससे पर चर्चा हुई है और बात आगे बढ़ी भी है। बात यह है कि प्रधानाध्यापक चूंकि उसे शासन का, प्रशासन का और विद्यालय चलाने का अनुभव तो मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन व्याख्याता वो 11वीं और 12वीं कक्षा को पढ़ाते हैं और प्रधानाध्यापक जो है वो 10वीं तक है। अलग अलग अपने अपने तर्क है, अपने अपने पक्ष हैं। मैं इस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं केवल ये इतना चाह रहा हूं कि ये जो विवाद बढ़ा है और ये विवाद जो जिस रूप में बढ़ता जा रहा है, ऐसी स्थिति जो सामने आ रही है, और सभी चिंतित हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो इस बात से बड़े चिंतित हैं कि ये इसका हल क्या होगा। आखिरकार इसका हल तो निकलना ही है, और दोनों पक्षों की बात जो है राज्य सरकार को, जैसा अभी ये आर्य साहब ने बताया, जल्दी ही सुननी चाहिए और इसका समाधान निश्चित रूप से निकालने की बहुत आवश्यकता है। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो निश्चित रूप से विद्यालयों का और बच्चों के शिक्षा का और जो आने वाली परीक्षा का वैसे ही बहुत काफी कुछ नुकसान वो हो चुका है। और एक उम्मीद जगी थी कि अब ऐसो पढ़ाई का वातावरण बनेगा और बच्चों को जो है वो अच्छा पढ़ाई, लेकिन उसको एक झटका लगा है, उस उम्मीद को एक झटका लगा है। कृष्णलाल गोदारा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? मैं कहूं कि एक ये आप ही के तर्कों को तर्क के साथ काटा गया है कि आपके पास उसके काउंटर है? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं भी इसको हल करने के लिए पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय लीनियर चैनल का प्रस्ताव माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बना के कैबिनेट में रखा है, और उसमें स्पष्ट लिखा है भी जब तो भिन्न वेतनमान के कैडरों को एक वेतनमान पर पदोन्नति दी जाती है। मानिए आपको बता दूं भी प्रधानाध्यापक लेवल 14 का पद है, व्याख्याता लेवल 12 का पद है। लेवल 12 के पद को व्यक्ति को लेवल 16 जो प्रधानाचार्य का पद है उस पे सीधी पदोन्नति देना, और इससे भी विभाग में विसंगति पैदा होगी। और वो सरकार की नोट शीट पे है और मेरे पास फाइल में है। आपको बता दूं उन्होंने कहा था इसको हल करके इसको लीनियर चैनल बना देना चाहिए, ताकि जो केंद्र में है या अन्य विभागों के जो ऐसे पद है उनमें जो है उसके अनुसार इसका हल हो सकता है। ये संख्यात्मक से अनुपात आप निर्धारित करते कभी भी हल नहीं रहा है। और एक और आपको बता दूं भी प्रधानाध्यापक को जो अनुपात दिया गया वो कभी संख्या के आधार पर नहीं दिया गया, उसके कार्य की प्रकृति और उसके जो कार्य व्यवहार है, उसका जो प्रशासनिक सिस्टम है उसको दिया गया है। जैसे आरएएस से आईएएस में प्रमोशन होता है सर, उसमें आरएएस को 98% दिया जाता है, जबकि अन्य सेवाओं को 2% दिया जाता है। सेम ऐसा ही प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के कार्य में बिल्कुल भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 11वीं और 12वीं क्लास का प्रशासन ही और आता है। परंतु फिर भी यहाँ सरकारें संख्या बल की वजह से एक अन्याय करती जा रही है, एक उच्च पद प्रशासनिक पद को पीछे रोका जा रहा है, और इसका दुष्प्रभाव विभाग के सारे पद खाली पड़े हैं। सर आपको बता दूं एडी के 2 पद है, दोनों के दोनों खाली है। एक एडी 4 या 5 साल बाद मिला और वो 15 दिन बाद रिटायर्ड हो गया, पेंशन सब कुछ ले गया, परंतु विभाग को कुछ लाभ नहीं मिला। 17 जेडी के पद है, उनमें से 13 खाली पड़े हैं। अधिकतर डीडी के पद खाली पड़े हैं, डीओ के 300 के लगभग पद खाली पड़े हैं। पूरा शिक्षा प्रशासन इसलिए
चरमरा रहा है, क्योंकि प्रधानाध्यापक पद का गठन इसीलिए किया गया था भी युवा लोग यहाँ आएंगे जैसे आरएस में आते हैं और ऊपर प्रमोशन होते लेकिन देखिए एक एक सवाल मैं आप दोनों से और लेना चाहता हूं, उसके बाद मैं राजेंद्र आर्य जी के पास जाऊंगा। मोहन सिहाग जी, मेरा सवाल आपसे यह है, क्या अच्छा लगता है कि इस तरह से प्रदर्शन करना पड़े, वो भी तब जब 8-10 महीने तो वैसे ही बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई और अब आप लोगों के यहां होने की वजह से वो और प्रभावित होगी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2015 से पहले लेक्चररों की संख्या बहुत कम थी, सारे पद खाली थे और प्रिंसिपल ज्यादातर हेडमास्टर से बने हुए थे, लेक्चर से बने हुए मात्र 500 पद थे। नहीं, पर तब तक 50-50 का रेशो तो चलता था ना। 2015 से पहले तब तक 50-50 का रेशो तो चलता था ना मोहन सिहाग जी। बहुत खराब थी, हाँ जी, लेकिन 50-50 में पद हमारे से खाली होता था और भर दिया जाता था 50-50 से। पद हम खाली करते थे क्योंकि हमारा आदमी 59 साल 59.5 में प्रिंसिपल बनता और 4-6 महीने में रिटायर हो जाता और रिटायर से जैसे 100 पद खाली हुए, उनमें से 90 लोग लेक्चर से रिटायर हुए और फिर 50-50 कर दिया जाता था। ऐसे करते करते पूरे विभाग में 80% पद प्रिंसिपल के पदों पर केवल और केवल हेडमास्टर से बने हुए लोग काबिज हो गए। और आपने अभी बताया था कि भाबड़ा कमेटी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाबड़ा जी जिस समय सत्ता में थे, पूरे शिक्षक समुदाय ने एक हड़ताल की थी और उस हड़ताल से लोभ और लालच में आकर हेडमास्टरों ने हड़ताल तोड़ी और उसका परिणाम ये निकला कि भाबड़ा ये बहुत गंभीर आरोप है और इस बारे में जब तक इंटरनल इंफॉर्मेशन ना हो मैं कैसे कमेंट कर सकता हूं। लेकिन मैंने साथ ही सुभाषगढ़ कमेटी भी कोर्ट की थी। लेकिन कृष्णाल गोदारा जी, कृष्णाल गोदारा जी, में हमारा एक समझौता हो रखा है, क्या कहेंगे आप? जल्दी से शॉर्ट में बोलिए, फिर मुझे राजेंद्र आर्य जी के पास जाना है। कृष्णलाल जी, कह रहा हूं, हाँ मैं ये कह रहा हूं, अकेली भाबड़ा कमेटी नहीं है, सुभाष गर्ग समिति, एक उप मुख्यमंत्री के अध्यक्ष 1998 में, शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी 2007 में और निदेशालय ने 67-33 पर एक औचित्य की रिपोर्ट भेजी थी। उस रिपोर्ट में ये कहा था भी ये अनुपात बदलना और प्रधानाध्यापक को पीछे रोकना, उच्च पदों को खाली रखने की एक प्रक्रिया है, इसे रोका जाए। ये कमेटियों की रिपोर्ट मेरे पास शामिल है। ठीक है, अब रुकिए, अब मुझे राजेंद्र आर्य जी के पास जाने दीजिए। राजेंद्र आर्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मुझे एग्जैक्टली इस वक्त ये याद नहीं आ रहा है कि विधानसभा में सवाल किसने पूछा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद बलवान पूनिया जी ने इसी सत्र में पूछा है, इसी समस्या से जुड़ा हुआ सवाल, और उसके जवाब का पूरा प्रदेश और ये भी इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या राजेंद्र आर्य जी, अच्छा लगता है कि महिलाएं भी वहां पर धरने पर बैठी अपने बच्चों को गोद में लेकर? इनमें से कुछ अनशन भी कर रहे हैं, कुछ की तबीयत बिगड़ रही है, थोड़ी तेजी तो दिखाई जा सकती है। स्वप्निल जी, निश्चित रूप से इनकी जो दोनों संगठनों की जो मांग है उस पर, और सबसे महत्वपूर्ण है प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था। और सरकार पूरी तरीके से, जैसा कि आपने देखा होगा कि कोरोना काल के अंदर भी, चाहे मतलब ऑनलाइन एजुकेशन हो, राजस्थान ने पूरे देश के अंदर अच्छा काम किया, तो उसी तरीके से इनकी जो मांगे हैं, इन मांगों पर पूरा का पूरा जो भी बात ये रखेंगे, अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, उन बातों को माननीय मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री स्तर तक चर्चा करके और जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा। नहीं, लेकिन कोई टाइम फ्रेम तो होना चाहिए ना सर। हम तो इनको धरना देते हुए देख रहे हैं पिछले काफी समय से। मतलब हर कोई जो धरना देने बैठे उनसे बहुत लंबे लंबे गैप्स पर बातचीत हो, ये तो कोई तर्क वाली बात नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूं स्वप्निल जी, विधानसभा चल रही है और विधानसभा के अंदर तमाम बातें हो रही है, तो इस बात में जैसे ही ये सत्र खत्म होता है, सत्र के बाद में इनसे वार्ता करके सारी बातों का समाधान निकाला जाए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन सैटरडे संडे आते हैं ना सर। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, देखिए क्या अच्छा लगता है कि वहां पर महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर बैठी हैं। स्वप्निल जी, सरकार के बिल्कुल संज्ञान में है और इस बात को बिल्कुल गंभीरता से लिया जा रहा है। आप निश्चिंत रहे, आपके चैनल के माध्यम से। हाँ बोले। इनकी पूरी समस्याओं का समाधान निकलेगा। मैं सिर्फ आपसे अपील कर सकता हूं कि जितना जल्दी हो सके करवाइए, क्योंकि जैसे जैसे ये तस्वीरें आगे बढ़ रही हैं, चाहे किसी के भी प्रदर्शन या अनशन की हो, उसको देखना और मुश्किल होता जा रहा है। और हर जगह ऐसा नहीं है,
जहां कहीं भी आंदोलनकारी है और सरकार देरी दिखाती है, वहां पर मैं सवाल पूछता हूं। आज मेरे डिबेट का मकसद कहीं भी राजनीतिक नहीं था और इसीलिए मैंने गेस्ट पैनल वही रखे जो सॉल्यूशन की तरफ जा सके। नहीं तो मैं एक दल के और बिठा सकता था, 2 दल के और बिठा सकता था, काय होती और नतीजा नहीं निकलता। मुझे उम्मीद है जो आश्वासन आपने दिया है उस पर सरकार खरा उतर कर दिखाएगी, नहीं तो दोपहर की 2 टूक यूं चलेगी और फिर एक बार हम इस मुद्दे पर बैठेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। शानदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आयुर्वेदिक क्यों? पेट सफा, हर रोग दफा।